नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी कुमार गुप्ता आज आप लोगों को पादप का वर्गीकरण बताऊंगा। या जिस प्रकार हम लोगों ने जंतुओं के वर्गीकरण के बारे में जाना, उसी प्रकार हम आज पौधों के वर्गीकरण के बारे में समझेंगे। तो जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि जिस प्रकार जंतु हमारे आसपास भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार से पौधे भी हमारे आसपास भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। उनके अंदर कुछ समानताएं होती हैं और कुछ विषमताएं भी होती हैं या भिन्नता होती है, जिसके अध्ययन करने में हमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इनके अध्ययन करने के लिए हमने क्या किया, इसका वर्गीकरण किया गया। तो इस वर्गीकरण को, जैसे इनका जो वर्गीकरण किया गया, ओसवाल्ड टिम्पो को पादप जगत के वर्गीकरण का जनक माना जाता है। जो एक वैज्ञानिक थे ओसवाल्ड टिम्पो, इन्होंने पादप के शरीर पे समान ऊतक और बीजों के आधार पे पौधों का वर्गीकरण किया और इनको इस वर्गीकरण का जनक माना जाता है। आप जैसे मान के चलिए कि पौधों के शरीर के आधार पे जो इनका वर्गीकरण किया गया, उसमें कुछ होते हैं बिना शरीर वाले पौधे और कुछ होते हैं शरीर वाले पौधे। तो पहले हम बिना शरीर वाले पौधे के अंतर्गत थैलेफाइट समुदाय के जो पौधे होते हैं उनके बारे में जाने। तो थैलेफाइट, इनका जो संरचना होती है एक थैले के समान होती है और इनका जो आकार होता है वो जड़, तने और पत्तियों वो किसी भी प्रकार से विभाजित नहीं होता। या हम ये इसमें पहचान नहीं कर सकते हैं इसमें जड़ कहाँ है, तना कहाँ है और पत्तियां कहाँ है। इसके जो प्रमुख पौधे हैं वो शैवाल, स्पायरोगायरा, एगर और लाइकेन, ये भिन्न प्रकार के जो पौधे होते हैं। लेकिन इसमें जो लाइकेन जो है वो शैवाल और कवक, इनका मिश्रण का बना हुआ होता है और ये हमेशा लाइकेन स्वच्छ जल में पाया जाता है। यानी जहाँ पे प्रदूषण युक्त जल होगा वहां पे लाइकेन नहीं पाया जाता है। साथ साथ में इनका जो शरीर होता है वो विभाजित नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर भ्रूण का भी निर्माण नहीं होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जनन की किसी भी प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती है थैलेफाइट समुदाय के अंतर्गत। उसके बाद इनका जो शरीर है वो विभेद के आकार पे भी बांटा गया है। तो विभेद के आधार पे ब्रायोफाइटा, तो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत जो इसका शरीर है वो पत्ती और तना के रूप में विभाजित होता है। तो पत्तियों और तना के रूप में विभाजित होता है। साथ साथ में ब्रायोफाइटा समुदाय के जो पौधे हैं वो पौधे जल के अंदर भी जीवित रह सकते हैं या उगते हैं और स्थल पे भी ये जीवित रह सकते हैं। साथ साथ में ये नमी युक्त पहाड़ों के आसपास के स्थानों पे ये अधिक पाए जाते हैं, इसलिए ये जल और थल दोनों पे जीवित रह सकते हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, उभयचर। साथ साथ में ब्रायोफाइटा समुदाय के जो पौधे हैं इनके अंदर भ्रूण पाया जाता है। तो जाहिर सी बात है इनके अंदर जब भ्रूण पाए जाते हैं तो इनके अंदर जनन की क्रिया होती है। इसके बाद जिसके जो मुख्य पौधे हैं मास और मार्केसिया नामक पौधे हैं, इसके अलावा भी अन्य बहुत सारे पौधे हैं। इसके बाद संवहन ऊतक। तो संवहन ऊतक क्या होता है, तो पौधों के अंतर्गत कुछ कोशिकाएं होती हैं जिनको कि हम जाइलम और फ्लोएम के नाम से जानते हैं। ये कोशिकाएं, मान के चलिए कि जो हम पौधों को पानी देते हैं तो वो पानी जड़ से लेकर के पौधे की पत्तियों तक पहुंचाने का काम जो करता है और पानी तथा खनिज का पहुंचाने का जो काम करता है वो जाइलम करता है। और जो भोजन पौधे बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा, उस भोजन को जड़ तक तथा पौधे के सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य जो करता है वो एक तरीके से फ्लोएम करता है। तो थैलेफाइटा समुदाय के अंदर के जो पौधे होते हैं तो उनके अंदर जाइलम और फ्लोएम उपस्थित नहीं होते हैं। इसके बाद संवहन ऊतक के आधार पे पौधों को भी बांटा गया है। तो इसके अंतर्गत टेरिडोफाइटा होता है। तो टेरिडोफाइटा का जो शरीर है जड़, तना और पत्ती तीनों आधार पे विभाजित होता है। इसको हम आराम से तीनों को पहचान कर सकते हैं, इसकी जड़ कहाँ है, तना कहाँ है और पत्ती कहाँ है।
इसको फर्न के नाम से, इसका जो प्रमुख इस समुदाय का पौधा है वो फर्न है। उसके साथ साथ जो टेरिडोफाइटा के पौधे हैं ये बीज रहित होते हैं, इनके अंदर बीज का निर्माण नहीं होता है। उसके बाद बीज सहित जिन पौधों के अंतर्गत बीज पाया जाता है उन पौधों के बारे में, तो एक होता है नग्न बीज जिनको कि जिम्नोस्पर्म कहते हैं, यानी कि जो बीज होता है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का आवरण नहीं होता है, वो पूरी तरह से खुले होते हैं, इसलिए इनको नग्न बीज कहते हैं। जैसे पाइनस और साइकस इसके जो प्रमुख उदाहरण है, इनके जो बीज होते हैं उनके ऊपर किसी भी प्रकार का आवरण नहीं पाया जाता है। उसके बाद जो आवृत्ति बीज, यानी ऐसे पौधे जिनके बीज के अंदर एक आवृत्ति होती है, यानी कि उनके वो बीज जो होते हैं एक कवर से ढके हुए होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, आवृत्ति बीज। जैसे आप ले लीजिए उदाहरण के तौर पे आम का, धान का, तो ये ऐसे पौधे हैं जो इनके जो मुख्य बीज होते हैं वो एक आवरण के अंदर ढके होते हैं, तो उन पौधों को हम आवृत्ति बीज या एंजियोस्पर्म कहते हैं। इसके बाद ये एंजियोस्पर्म भी दो प्रकार के भागों में विभाजित होते हैं, एक होता है एक बीजपत्री और दूसरा होता है द्विबीजपत्री। तो एक बीजपत्री पौधा, जैसे मान के चलिए कि ऐसे पौधे जिसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि एक बीज पाया जाता है, जैसे धान का पौधा हो गया या फिर गेहूं का हो गया, मक्का का हो गया, कि इनके जो पौधे होते हैं एक बीज होता है, इनको यदि हम तोड़ करके अलग करना चाहें तो उनके बीज अलग अलग नहीं होते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, एक बीजपत्री कहते हैं। और इन पौधों की जो जड़ें होती हैं वो रेशेदार होती है, यानी इन पौधों की एक पहचान और भी हम कह सकते हैं कि इनकी पौधे की जो जड़ें होती हैं वो रेशेदार प्रकार की होती है। उसके बाद द्विबीजपत्री, ऐसे बीज जिन पौधों के अंतर्गत जो उनकी बीजों जो बीज है वो दो भागों में विभाजित होते हैं, जैसे आम का पौधे का बीज या फिर हम सेम का बीज कह सकते हैं, चने का, मटर का, रहर का। तो ये ऐसे जो बीज वाले पौधे हैं उनको द्विबीजपत्री पौधा कहते हैं, और इनकी जो जड़ें होती हैं वो मूसलाधार होती हैं। तो ये हमारा पादप का वर्गीकरण समाप्त। धन्यवाद दोस्तों।